गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में शेष रहे आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को मैंने यहां दिखाया हुआ है, पहले से आपने ये पढ़ रखा है। बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है और एबी अरेंजमेंट होता है। यहां से आप देख सकते हैं ये 4 स्क्वायर ए लेयर बनाते हैं, फिर ये वाला बीच का स्क्वायर बी लेयर और ये वापस ज्यों करते हुए इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो ये ए लेयर है और इसके ऊपर आप बनाना चाहोगे तो वापस फिर बी लेयर आपको बनानी पड़ेगी। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। यहाँ आप क्यूबॉइडल वॉइड घनी रिक्ति को दिख रहे हैं, इसके ऊपर 4 स्क्वायर हैं और इसके नीचे 4 स्क्वायर हैं। इन जो वॉइड्स हैं ये वाली, इस वॉइड्स में ये वाला सीजियम प्लस आयन फिट है। ऊपर के चारों स्क्वायर, चारों क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन आपस में टच नहीं करते हैं। सीजियम को ये चारों टच करते हैं, ये सब सीजियम के ऊपर रखे हुए हैं। ऐसे यहां भी ये चारों क्लोराइड आयन आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन क्यूबॉइडल वॉइड में घनी रिक्ति में फंसा हुआ Cs प्लस आयन ऊपर भी 4 को टच करेगा, नीचे भी 4 को टच करेगा। यहाँ और शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे 1 2 3 4 मेरी ए लेयर है और इनके बीच में जो वॉइड बन रही है उसके ऊपर आपकी वो जेड एक्सिस में मैंने ये Cs प्लस को जमा दिया है। ए लेयर है, बी लेयर है। अब ए लेयर जो आप थर्ड बनाओगे वो इस स्क्वायर के ऊपर बनाओगे, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4। मतलब जो आपका फर्स्ट लेयर है उसी के ऊपर आप थर्ड लेयर रखोगे तो फिर आप आराम से कल्पना कर सकते हैं कि जो ये सीजियम इन 4 के ऊपर रखा था वो ऊपर थर्ड लेयर में भी 4 को टच करेगा। तो टोटल सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, सीजियम का समन्वयन संख्या 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर सीजियम प्लस की समन्वयन संख्या 8 है, ये Cl माइनस आयन आपस में टच नहीं कर रहे हैं, नीचे के Cl माइनस आयन भी आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन Cs प्लस से ऊपर के 4 भी टच कर रहे हैं और नीचे के 4 भी टच कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसे 8 डॉटेड लाइन से बनाया है। मतलब Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8 है। Cl माइनस कॉर्नर पर है और अपने क्यूब के सेंटर पर जो Cs प्लस रखा हुआ है उसको टच कर रहा है। ये 1 यूनिट सेल की बात है। ये कॉर्नर का जो Cl माइनस आयन है ये 7 और यूनिट सेल का हिस्सा भी है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ये कुल मिला के 8 यूनिट सेल का हिस्सा है। तो 8 यूनिट सेल के क्यूब के अंदर जो Cs प्लस बैठा हुआ है, अगर ये इसको टच कर रहा है तो फिर 7 यूनिट सेल जो इससे चिपकी हुई है उसके Cs प्लस को भी टच कर रहा होगा। तो फिर ये Cl माइनस आयन कितने Cs प्लस से घिर गया है। ये Cl माइनस आयन ऐसे ही ऐसे 7 और यूनिट सेल के Cs प्लस से घिरा हुआ है। तो टोटल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। Each Cs plus ion is surrounded by 8 Cl minus ion and each Cl minus ion will also be surrounded by 8 Cs plus ion। दोनों ही की समन्वयन संख्या 8 होती है। यहाँ BCC टाइप स्ट्रक्चर है, AB टाइप स्ट्रक्चर है और इसे अरेंजमेंट बनाने वाले जो BCC बनाते हैं, बनाने वाले आयन कुछ भी हो सकते हैं। बनाने वाले आयन Cs प्लस भी और Cl माइनस भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के साइज लगभग सेम होते हैं। एक प्रकार का आयन कॉर्नर पर आ जाता है और दूसरे प्रकार का आयन इन 8 आयन के द्वारा बनाई गई घनी रिक्ति में क्यूबॉइडल वॉइड में समा जाता है। Cs प्लस और Cl माइनस का रेशो कितना है? 1 Cs प्लस है और 1 Cl माइनस है। यहां से भी हम निकाल के लाएंगे। बनाने वाले आयन है Cs प्लस या Cl माइनस। तो मैंने यहां इस एग्जांपल में Cl माइनस लिए हैं, तो Cl माइनस का प्रति यूनिट सेल नंबर, Cl माइनस की प्रति यूनिट सेल संख्या निकाल सकते हैं आप। Cl माइनस 8वें कॉर्नर पर है और जितने भी कॉर्नर पर हमें दिखते हैं उनमें से हम 8 से ही डिवाइड कर देते हैं तो Z इक्वल टू 1। Cl माइनस का जो इफेक्टिव नंबर है, प्रभावी संख्या है, वो 1 है। इसी तरह मैंने प्लस जो कि वॉइड के अंदर ही है
तो जो क्यूब के सेंटर के अंदर होता है वो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का पार्ट होता है, इसी इकाई सेल का हिस्सा होता है। तो Na प्लस के लिए भी Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ स्टोकियोमेट्रिक रेशो की बात करें, रस समीकरण विधि अनुपात की बात करें, तो फिर धन का पहले नंबर लिखें और ऋण का बाद में लिखें। दोनों ही 1 है, तो ये अनुपात आने वाला है 1:1। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो की बात करेंगे, समन्वयन संख्या अनुपात की बात करेंगे, तो दोनों ही 8 से घिरे हैं। एक Cs प्लस 8 Cl माइनस को घेरे हुए हैं, एक Cl माइनस 8 Cs प्लस को घेरे हुए हैं, तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8:8 है। ये आपको बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर में CSCl की स्ट्रक्चर में याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम्पल इसके हैं वो CsBr भी हो सकता है, थैलियम क्लोराइड भी हो सकता है, थैलियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। इन्हें आप याद रख सकते हैं। ये CSCl टाइप की स्ट्रक्चर ही होती है। तो BCC टाइप या AB टाइप की CSCl स्ट्रक्चर में आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। क्या इफेक्ट होता है? यदि हम ताप और दाब को परिवर्तित कर दें तो क्या समन्वयन संख्या बदलती है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स और आयन दूर दूर जाते हैं। आप टेम्परेचर को कम करते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर आयन कहाँ आते हैं? पास पास आते हैं। अगर मैं CSCl टाइप की किसी स्ट्रक्चर को 760 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करता हूं तो CSCl टाइप की स्ट्रक्चर NaCl टाइप की स्ट्रक्चर में बदल जाती है। यहां मैं टाइप की बात कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि CSCl NaCl में बदल गया है। CgMCl इज कन्वर्टिंग इन NaCl, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSCl टाइप की स्ट्रक्चर BCC है, NaCl टाइप की स्ट्रक्चर FCC है, तो वो BCC वाली स्ट्रक्चर FCC या CCP वाली स्ट्रक्चर में बदल जाती है। रीजन हम देखेंगे, यहाँ CSCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मान लीजिए एक आयन को अभी 8 आयन घेरे हुए, एक आयन के चारों तरफ 8 अपोजिट आयन है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आयन भी दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे, और जब दूर दूर जाएंगे, इनमें से 2 आयन दूर दूर चले गए, तो फिर हमारे पास जो आयन बचने वाला है उसके चारों तरफ केवल 6 आयन रह जाएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होती है, समन्वयन संख्या घटती है। यही अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दें, NaCl टाइप स्ट्रक्चर पर प्रेशर अप्लाई कर दें, यहां अगर प्रेशर अप्लाई कर दें तो अभी 6 चिपके हुए हैं इस आयन से, सेंटर आयन से। अगर आप प्रेशर डालेंगे तो इनमें से 2 और चिपक जाएंगे, तो ये वापस किसमें बदल जाएगी? CSCl टाइप की स्ट्रक्चर में। तो सिंपल है बिल्कुल। प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होती है। दाब बढ़ाने पर समन्वयन संख्या बढ़ जाती है और ताप बढ़ाने पर समन्वयन संख्या कम हो जाती है। ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि हम दाब लगाएंगे तो NaCl टाइप जो स्ट्रक्चर होती है, NaCl प्रकार की संरचना होती है, वो सीजियम क्लोराइड प्रकार की संरचना में बदल जाती है, क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया है, समन्वयन संख्या बढ़ गई है। यदि ताप बढ़ाते हैं तो CSCl टाइप की स्ट्रक्चर NaCl टाइप की स्ट्रक्चर में बदल जाती है, क्योंकि यहां समन्वयन संख्या में कमी हो रही है। हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। ये छोटा सा ताप और दाब का प्रभाव भी कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पर पूछ लिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट सेल की डेंसिटी, इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का घनत्व हम कैसे निकालेंगे? आपके पास सामान्य सूत्र होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। एक यूनिट सेल में लिए ले रहा हूं, अभी जो आपने CSCl के लिए पढ़ी थी उसी यूनिट सेल को मैंने दोबारा से यहां बना लिया है। कॉर्नर पर Cl माइनस आयन है
और क्यूब के सेंटर पर CS प्लस आएंगे। डेंसिटी जब मैं लूंगा तो सबसे पहले मुझे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बता सकते हैं वॉइड्स में मास होता है क्या? एम्प्टी स्पेस में मास नहीं होता। मास वहां होता है जहां आयन रखे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? Cl माइनस भी 1 था, CS प्लस भी 1 था, तो यहां जो हमने निकाला था Z इक्वल टू 8/8 Cl माइनस प्लस 1 CS प्लस, टोटल हो जाएंगे 1 + 1 इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ 2 है, तो मास होगा वो 2 आयन का ही होगा। तो यहाँ इकाई सेल की डेंसिटी जो हम निकालते हैं इसको हम D से डिनोट कर देते हैं। तो मास किसका होगा? मास ऑफ ऑल इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफेक्टिव नंबर जितना होगा उनका मास ऊपर आएगा, और वॉल्यूम तो यूनिट सेल का जितना भी ये क्यूब घेरेगा पूरा वॉल्यूम होगा। तो यहां वॉल्यूम लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरी इकाई सेल का आयतन। आगे बढ़ेंगे, डेंसिटी इक्वल टू, यहां Z इक्वल टू 2 है। FCC लेते तो Z इक्वल टू 4 हो जाता, SCC लेते तो Z इक्वल टू 1 ही रहता। तो यहाँ Z पे डिपेंड करेगा, ये BCC टाइप है इसलिए यहाँ Z 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल, 2 इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल। यहाँ हम इसको ओवरऑल लिख देंगे Z इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल। ये जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं यहाँ सारे आयन एक से हैं, और अगर ये सारे आयन एक जैसे हो जाएंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं Z इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल। ये सारे पार्टिकल एक जैसे होते तो फिर ये 2 पार्टिकल होते, तो 2 में हम एक पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई कर देते और टोटल मास ऐसे यूनिट सेल का आ जाता अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे एक क्यूब से, घन का आयतन एक क्यूब होता है। अब मास ऑफ 1 पार्टिकल कैसे निकालें? मास ऑफ 1 हम ये जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, एवोगैड्रो नंबर, अगर पार्टिकल्स हैं n पार्टिकल्स, और n क्या है? एवोगैड्रो नंबर। n पार्टिकल्स हैव मास इक्वल टू मोलर मास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास, उसका मोलर मास होता है, अणुभार होता है। जैसे अगर हम n पार्टिकल, n का मतलब यहाँ 6.023 इंटू 10⁻23 है, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास, उसका मॉलिक्यूलर मास 23 ग्राम होता है। ये हम ग्राम में निकाल रहे हैं, m ग्राम होता है। तो फिर एक पार्टिकल का मास कितना होता है? ये हमें मोल कॉन्सेप्ट से पता है, एक पार्टिकल का मास होता है m/n। अब हम यहां डेंसिटी में इसका मान रख देंगे, मान वैल्यू may be put in एक्सप्रेशन 1। इसको मैं एक्सप्रेशन 1 दे रहा हूं, इसको मैं 1 लिख ले रहा हूं, ये एक्सप्रेशन 1 है। तो यहां से हम रखेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू निकल के आएगी Z इंटू मास की जगह मास ऑफ 1 पार्टिकल, n पार्टिकल्स है मास कैपिटल M, तो 1 पार्टिकल है मास m/n, तो 1 पार्टिकल के मास की जगह हम रख देंगे m/n अपॉन AQ। यहां यह भी याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में डेंसिटी का फॉर्मूला है एक्सप्रेशन 2, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए A को हम पिकोमीटर में लेते हैं, A पिकोमीटर में होती है। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में इसको लेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। यहाँ एक पिकोमीटर में है ये Z, कैपिटल M और A क्यूब क्या क्या है? D है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रभावी कण संख्या, कैपिटल M मतलब मोलर मास जो आयन है,
एवोगैड्रो नंबर Cl माइनस आयन होंगे तो Cl माइनस का मोलर मास ले लेंगे 35.5 35.5। Cs प्लस का मास ले लेंगे, जो भी आयन होगा उसका मोलर मास फिक्स होता है, उसको हम यहां रख लेंगे। n यहाँ एवोगैड्रो नंबर है, n इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। केमिस्ट्री में कल से हम शुरू करेंगे डिफेक्ट। सॉलिड्स क्या सभी व्यवस्थित होते हैं, रेगुलर होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ डिस्टेंस पर चलकर उनका जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाता है। इसी अरेंजमेंट बिगड़ने से डिफॉल्ट आते हैं, त्रुटियां आती हैं ठोसों में। कल हम उन्हीं का अध्ययन वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।